यूक्रेनी ठिकाने पर रूस का विनाशक हमला, यह जानकारी सामने आ रही है। रूसी सैनिक ने घर के अंदर बम फेंका, धमाके में तबाह हुआ पूरा घर। यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत का दावा। तो ये देखिए, यूक्रेनी ठिकाने पर रूस का हमला, एक घर के अंदर रूसी सैनिक ने बम फेंका और उसके बाद पूरा घर इस तरह ताश के पत्तों की तरह बिखर गया इस धमाके के बाद। अगली खबर, यूक्रेनी पोजीशन पर रूसी हमलों से हड़कंप मच गया। रूसी सेना ने एमएलआरएस से भीषण हमला किया, फायरिंग के साथ यूक्रेनी ठिकानों पर गिराए पड़ते, यूक्रेनी सैनिकों से सरेंडर करने को कहा। तीसरी बड़ी खबर, खार्किव में रूसी हमलों से कोहराम मच गया। रिहायशी इलाकों में विध्वंसक मिसाइल हमला, हमले में बहुमंजिला इमारत तबाह हो गई। इमारत में यूक्रेनी सैनिकों के होने की आशंका। तो तीनों खबरें आपको एक साथ दिखाते हैं कि कैसे यूक्रेन में रूस अभी भी लगातार पूरे दम से हमले कर रहा है। एक यूक्रेन का घर जहां पर बम फेंका रूसी सैनिक ने, वो घर तबाह हो गया। आशंका थी कि उस घर में यूक्रेनी सैनिक थे। यूक्रेनी पोजीशन पर रूस ने कैसे एमएलआरएस से भीषण हमला किया, ये दूसरी खबर में आप देखिए। और कैसे खार्किव में रूसी हमले में एक बहुमंजिला इमारत तबाह हो गई। आशंका थी कि उसमें यूक्रेन के सैनिक थे, वो देखिए तीसरी खबर। तो रूसी सेना के टैंकों का विध्वंसक एक्शन देखिए आप। टैंक शेलिंग से यूक्रेनी ठिकानों पर तबाही, भारी फायरिंग के बीच ड्रोन हमलों से हड़कंप मच गया। और गाजा में हमास ने तबाह किया इजरायली टैंक, बारूदी सुरंग धमाके से उड़ा आईडीएफ टैंक। अल कुद्स ब्रिगेड ने लगाई थी लैंडमाइन, हमास ने जारी किया हमले का वीडियो। तो अल कुद्स ब्रिगेड ने जो माइन लगाई थी, उसके बाद देखिए कैसे एक टैंक उस माइन की चपेट में आ गया। हमास के इस माइन हमले में इजराइल का टैंक तबाह हो गया। तो आपको अब दो खबरें दिखाते हैं, दोनों युद्ध से जुड़ी हुई। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध, दूसरी तरफ इजराइल का हमास के साथ जो युद्ध चल रहा है गाजा में। हालांकि अब वहां पे बात आ रही है कि अब शायद हमास ने उन बंधकों की लिस्ट दे दी है जो नेतन्याहू के ऑफिस ने मांगी थी, जिसके बाद वो शांति समझौता लागू होना था। तो उससे पहले क्या किया हमास ने, उससे पहले किस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ हमास और इजराइल के बीच किस तरह से वहां पर अभी भी युद्ध चल रहा है, ये उसकी तस्वीर है। और दक्षिण कोरिया में योन सुक योल समर्थकों का हंगामा, कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारी तोड़फोड़ की है योन सुल समर्थकों ने। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया। राष्ट्रपति योल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे लोग। दक्षिण कोरिया में पॉलिटिकल टर्बुलेंस लगातार चल रहा है। वहां पर जो सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे जिन्होंने देश में मार्शल लॉ लगा दिया था, योन सुल, उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकती रही। बहुत दिनों बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। अब उनको जब कोर्ट में पेश किया गया तो उनके समर्थक वहां पर हंगामा करते हुए और उनके समर्थन में नारेबाजी करते हुए। उधर मॉस्को में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार पलटने से भारी विस्फोट हुआ है। 3 लेन में घूमते हुए खंबे से टकराई कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये मॉस्को के विजुअल्स हैं। मॉस्को की सड़क पर कैसे कार आग के गोले में तब्दील हो गई, कैसे पहले वो घिसटी सड़क पर और उसके स्किड करने के बाद वो कैसे पलटी और उसमें आग लग गई। आप देखिए, दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।
उधर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में दर्दनाक कार हादसा हुआ है। हाईवे पर बेकाबू हुई मर्सिडीज कार, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पानी में गिर गई कार। हादसे में मां बेटी की मौत हो गई। तो कार हादसे की दो तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों रूस से हैं, एक मॉस्को से, एक सेंट पीटर्सबर्ग से। मॉस्को में कैसे एक आग के गोले में तब्दील हो गई एक कार, वो हम आपको दिखा रहे हैं हाईवे पर। और दूसरी तरफ एक वहां पर आप कह सकते हैं एक झील के बगल में, वहां पर एक लेक के बगल में एक वहां पर कार जो बैरिकेडिंग तोड़ते उस लेक में गिरी और उसके बाद उसमें बैठी मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई सेंट पीटर्सबर्ग में। ये दो तस्वीरें आपके सामने। गाजा पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है। गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी की खबर है। इजरायली हमले में 11 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हो गए। आज से गाजा में लागू होना है सीज फायर। तो अभी अभी की खबर है कैसे गाजा में एक अटैक इजराइल ने किया, जबकि सीज फायर की बातें हो रही हैं। हो रहा है कि कभी भी शांति समझौता लागू किया जाएगा, उसको लेकर लगा प्रोसेस शुरू हो चुका है। लेकिन फिर भी इजराइल की बमबारी की, आज की गाजा पर बमबारी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उधर गाजा की सड़कों पर निकले हमास के लड़ाके, हथियार लहराते नजर आए हमास के लड़ाके। गाजा में हमास के लड़ाकों का जोरदार स्वागत हुआ है। ये है वो हमास के लड़ाके जो गाजा की सड़कों पर हाथ में हथियार लेकर निकलते हुए दिखे। और गाजा में हमास का ब्रॉडकास्ट टावर तबाह कर दिया इजराइल ने। शेख रदवान इलाके में इजराइल की बमबारी, हमास के सर्विलांस सेंटर को तबाह कर रहा है इजराइल। तो ये शेख रदवान इलाका है गाजा का, जहां पर ब्रॉडकास्ट टावर लगा हुआ था हमास का। इजराइल ने पिन पॉइंट अटैक में इस ब्रॉडकास्ट टावर को तबाह कर दिया। दरअसल ये ब्रॉडकास्ट टावर कम सर्विलांस सेंटर ज्यादा था, जो कि हमास का सर्विलांस में काम आता था। हमास इसके जरिए आसपास नजर रखता था, सर्विलांस का काम करता था। इसको इजराइल ने तबाह कर दिया। तो तीन खबरें आपको दिखाते हैं इजराइल और गाजा से जुड़ी हुई, और उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। देखिए, पहली खबर यह है कि गाजा में इजराइल ने भीषण बमबारी की शांति समझौते से ठीक पहले। दूसरी खबर, शांति समझौते की खुशी में या कहें उसको अपने जीत के तौर पर देखते हुए हमास के लड़ाके अब ग्राउंड से ऊपर आए और वहां पर वो यहां सड़क पर खुली गाड़ियों में, जीप में, ट्रक्स में हथियार लहराते हुए दिख रहे हैं गाजा की सड़कों पर। उनका जोरदार स्वागत किया गया। और तीसरी तरफ हमास का ब्रॉडकास्ट टावर कम सर्विलांस सेंटर तबाह कर दिया इजराइल ने। जनरल सुधाकर, आई स्टार्ट फ्रॉम यूजर। गाजा में शांति समझौता कभी भी लागू हो सकता है। इनफैक्ट सुबह नेतन्याहू ने कहा था कि हमास ने हमारे साथ बंधकों की लिस्ट शेयर नहीं की, इसलिए मैं उनको तबाह कर दूंगा, मैं शांति समझौता नहीं लागू करूंगा। खबर यह आ रही है कि शायद वो लिस्ट पहुंच गई है नेतन्याहू के दफ्तर तक। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि इससे पहले भी शांति समझौते की कोशिशें हुई और समझौते लागू भी हुए, लेकिन चंद घंटों में या चंद दिनों में टूट गए। इस शांति समझौते से कितनी उम्मीद है आपको? गौरव, सबसे पहले नमस्कार। धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया आपके चैनल में। मेरे को पैनलिस्ट को शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, मैं तो यही मान के चलूंगा, एक सैनिक होने के नाते चाहे हो या ना हो, हमें ऑप्टिमिज्म के साथ आगे की तरफ देखना चाहिए। और मुझे उम्मीद है ये इस तरह टूटते रहेगा, बनते रहेगा, लेकिन ये शांति किसी भी तरह हासिल होना है और होएगा। बैक टू यू प्लीज। ठीक है सर, मैं आता हूं पर। देखिए, एक और बड़ी खबर है। अब जरा एक तरफ तो शांति समझौते की बात हो रही है, लेकिन जो युद्ध इससे बड़ा है और इससे पहले से चल रहा है, उम्मीद है कि ट्रंप के आने के बाद वहां भी शायद कुछ अपडेट आए। अभी तो फिलहाल ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही है। कीव पर रूस ने बड़ा हमला किया है। कीव में डिफेंस इंडस्ट्री पर मिसाइल अटैक किया है। यहां पर रूस ने कीव में लूच मिसाइल ब्यूरो पर अटैक किया है। रूस ने हमले में मिसाइल कंपनी को भारी नुकसान की खबरें। तो कीव पर रूस का बड़ा हमला। अब देखिए, एक तरफ शांति की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ अभी भी जमकर बमबारी हो रही है, जमकर हथियार चल रहे हैं। डिफेंस इंडस्ट्री पर मिसाइल अटैक किया है कीव में रूस ने। लूच मिसाइल ब्यूरो पर अटैक किया है रूस ने।
दरअसल रूस ने पश्चिम के हथियारों से हमले का बदला लिया है। यूक्रेन में पश्चिम के वेपन स्टोर पर अटैक किया है। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। रूसी हमले से कीव में भीषण तबाही मची है। तो रूस का हमला और यूक्रेन दहला। यूक्रेन पर 48 घंटे में दूसरा बड़ा हमला किया गया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर यह भीषण हमला हुआ। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। कीव के मेट्रो स्टेशन, रिहायशी बिल्डिंगों पर यह हमले हुए। कीव में पाइपलाइन को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन के कई एनर्जी प्लांट पर हमले किए गए। स्कैंडर, KN-23, KH-101 इन सब मिसाइलों से हमले हुए। हमले में अब तक 6 लोगों की मौत की भी खबर है। यूक्रेनी मीडिया ये कह रही है। कमोडोर बहल, एक तरफ गाजा में ट्रूस, दूसरी तरफ इस तरह से लगातार रूस का अपने हमलों को इंटेंसिफाई करना, क्या आपको लगता है कि कोई लिंक है? क्या लगता है इधर भी ट्रूस की खबरें आ सकती हैं? क्योंकि कल ट्रंप का स्वेरिंग सेरेमनी है, उसके बाद वो कह रहे हैं कुछ ना कुछ वो उधर से आ सकता है। क्या लगता है आपको? गौरव जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि गाजा में ट्रूस जो सीज फायर एग्रीमेंट है वो जरूर उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 3 नाम ऑलरेडी चले गए हैं, जिसमें एक वुमेन जो है ब्रिटिश सिटीजन भी है और आज उनकी रिहाई की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं पीस की प्रक्रिया बढ़ेगी आगे। और क्योंकि ट्रंप आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि रशिया यूक्रेन के अंदर भी वो पीस प्रक्रिया को आगे बढ़ोतरी देंगे, चाहे वो किसी तरीके से भी उसको करें। पुतिन अपनी तरफ से इतने हमले कर रहा है इंटेंसिफाई। सेम केस जो है ज़ेलेंस्की के साथ भी है, ताकि जितनी टेरिटरी में वो कंट्रोल कर सकें वो करना चाहेंगे पीस डील होने से पहले। न्यूक्लियर जंग की बड़ी तैयारी में अमेरिका यूरोप में तैनात किए एडवांस न्यूक्लियर बम। फॉरवर्ड पोजीशन पर B6112 बमों की तैनाती की गई है। थर्मो न्यूक्लियर वेपन का आधुनिकीकरण पूरा किया है। अमेरिका के न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का यह दावा है। तो क्या अमेरिका न्यूक्लियर जंग की तैयारी में है? जिस तरह से वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अपग्रेड कर रहा है। एडवांस न्यूक्लियर बम यूरोप में तैनात किए गए हैं। फॉरवर्ड पोजीशन पर यह तैनाती हुई है। इसका मकसद क्या है? या अभी भी डिटरेंस है, अभी भी मैसेजिंग है, या अमेरिका कुछ और यहाँ पर उसके दिमाग में चल रहा है? क्योंकि यूरोप में अमेरिका के न्यूक्लियर बम पहली बार नहीं आए हैं, पहले से भी हैं, लेकिन एक बार फिर तैनाती हुई है। यूरोप में अमेरिका ने तैनात किए एडवांस न्यूक्लियर बम। फॉरवर्ड पोजीशन पर B6112 ग्रेविटी बमों की तैनाती की गई है। यूरोप के 5 देशों में न्यूक्लियर बम का डिप्लॉयमेंट किया गया है। ब्रिटेन के लैकनहीथ RAF बेस पर भी जल्द तैनाती का ऐलान किया गया है। अमेरिका ने थर्मो न्यूक्लियर वेपन का आधुनिकीकरण पूरा कर लिया है। अमेरिकी न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन चीफ जिल हर्बी का यह दावा है और RT के सोर्स जरिए हमें खबर मिल रही है। लेकिन यूरोप में कहां है न्यूक्लियर बम, यह आपको जानना चाहिए, क्योंकि यूरोप में न्यूक्लियर बमों की तैनाती रशिया और यूक्रेन के युद्ध को देखते हुए बहुत अहम है। 6 ठिकाने हैं यूरोप के जहां पर B61 न्यूक्लियर बम डिपो तैनात किए गए। कौन कौन से? जला लाइए, इस पर कैमरा जूम कीजिए, मैं यहां दिखाता हूं। यहां पर आपको देखिए, ब्रिटेन, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, इटली और तुर्की, इन 6 जगहों पर अभी यहां पर इन B61 बमों की तैनाती की है अमेरिका ने। सवाल यह है कि एक बम पूरे शहर को तबाह कर सकता है। B6112 बम जिसकी तैनाती की गई है। अब 6 जगह तैनात करने का मकसद क्या है? यूरोप में करीब 150 US न्यूक्लियर बम तैनात हैं, यह रूस ने दावा किया है। अब सेंटर फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड नॉन प्रोलिफरेशन का यह जो दावा है, प्रोफेसर अमिताभ जी, आपको क्या लगता है, क्या है इसके पीछे अमेरिका का मकसद? देखिए गौरव, अगर आप ध्यान दिया होगा कि पीछे कुछ दिनों पहले रूस ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदल दी थी और उसमें यह कहा था कि वो जरूरत पड़े तो कन्वेंशनल वॉर्स के, अगर यूक्रेन में कन्वेंशनल वॉर्स के जगह पे अगर उनको न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा तो वो उससे हिचकेंगे नहीं। और इनकी एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पहले से है जो 1999 से चली आ रही है। वो कहती है कि अगर कन्वेंशनल वेपन्स में या कन्वेंशनल वॉर में वो हारने लगेंगे तो वो न्यूक्लियर बम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जी। उसी का, और इसके अलावा रूस ने बेलारूस में भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय किए हैं। तो ये वही न्यूक्लियर तनातनी है, डेटरेंस है, लेकिन उसको एक्टिव डेटरेंस की तरह दिखाया जा रहा है। और ये
लास्ट डेज और लास्ट आवर्स ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जब वो सत्ता में है, वो स्टेक्स बढ़ाना चाहते हैं ट्रंप के लिए भी, कि उनको लगे कि आने वाले समय में अगर न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयड हैं तो खतरा है और खतरा बढ़ेगा। और रही बात जो आपने बहल साहब से पूछी थी क्वेश्चन, कि क्या कोई न्यूक्लियर वेपन्स के डिप्लॉय करने के बाद कोई यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें कोई शिथिलता आएगी? मुझे नहीं लगता है कि अगले 6 महीने तक कोई शिथिलता आएगी। ट्रंप ने भी हिंट किया है कि वो अभी देखेंगे क्या होता है, और यूक्रेन और रशिया के तरफ से भी कोई पॉजिटिव पहल नहीं हुई। हाँ, ट्रंप अगले 100 दिनों में चीन जाने वाले हैं, ये उन्होंने डिक्लेयर किया है जी। तो हो सकता है कि वहां भी रशिया यूक्रेन वॉर पे बात हो, लेकिन अगले 6 महीने तक उनके पास फंड्स हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं यूक्रेन के पास ये युद्ध लड़ने के लिए। 6 महीने नहीं, लेकिन आपने जो एक बात कही है प्रोफेसर अमिताभ सिंह, क्योंकि मैं जनरली हम दूसरा क्वेश्चन लेते नहीं, हम फिर खबरों पे जाते हैं, फिर सवाल पे आते हैं, लेकिन आपने एक बड़ा अच्छा एंगल दे दिया इसमें कि भाई अगले 100 दिनों में ट्रंप चीन जाने वाले हैं। जब युद्ध शुरू हुआ था तो मुझे याद है विंटर ओलंपिक्स चल रहे थे चाइना में और पुतिन चाइना गए थे, उसके बाद युद्ध शुरू हुआ था। आज ट्रंप जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि युद्ध से कोई लिंकेज है इस यहां पर इस चाइना में जाने का, ट्रंप के दौरे का? बिल्कुल रहेगा। अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो ये जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय ट्रंप के समक्ष रहेगा कि वो चीन से कैसे अपनी दोस्ती बरकरार रखें, क्योंकि टैरिफ बैरियर्स उन्होंने बढ़ा भी दिया है। उसके अलावा किस तरह रूस यूक्रेन वॉर पर जो तनातनी है, और चीन ने जो खुलकर इस समय डिप्लोमेटिकली कम से कम रूस का साथ दिया है, उसको कैसे कम से कम किया जाए। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, न्यूक्लियर मिसाइल अगर यूरोप में तैनात हो गई है तो इसका भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका भी तो कोई मैसेज है। क्या अमेरिका और रूस में डायरेक्ट वॉर हो जाएगी ट्रंप के आने के बाद? देखिए क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि एक खबर रूस से जुड़ी हुई भी है। नई न्यूक्लियर मिसाइलें तैयार कर रहा है रूस, न्यूक्लियर मिसाइल के नए डिजाइन तैयार कर रहा है रूस। मिडिल ईस्ट के थर्ड पार्टी के जरिए न्यूक्लियर मटेरियल पहुंच रहे हैं। नीप्रो में बिल्डिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनी के जरिए यह सामान पहुंचा है। तो रूस के अंदर भी कुछ ना कुछ चल रहा है। एक तरफ अमेरिका में न्यूक्लियर वेपन्स का अपग्रेडेशन, दूसरी तरफ नए हथियार बनाता हुआ, नए परमाणु हथियार बनाता हुआ रूस। क्या दुनिया अब एक और परमाणु हमले की तरफ बढ़ती हुई? सवाल यही है। आइए आपको दिखाते हैं रूस की नई न्यूक्लियर मिसाइल के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन ये जो नए डिजाइन तैयार कर रहा है रूस, इसका कारण क्या? जल्दी से जनरल सुधाकर से इस बारे में बात करते हैं। जनरल सुधाकर, एक छोटा सा कमेंट, अमेरिका का न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर अपग्रेडेशन प्रोग्राम, और इधर रशिया का नए न्यूक बनाने का प्रोग्राम, क्या आपको इसमें रेलेवेंस दिखता है? गौरव, बहुत रेलेवेंस है। सिर्फ एक चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस किस्म की जब समझौता या सीज फायर अचीव करने का टारगेट रखा जाता है तो हम थ्रेशोल्ड, अलग अलग रेड लाइंस पे डिफेंसिव मैकेनिज्म को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, कारगर इफेक्टिव बनाने के लिए, ताकि एक दायरे के अंदर पीस टॉक या सीज फायर हासिल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे दो सुपर पावर है, एक पुराना जो ऐतिहासिक जो रशिया जो है सुपर पावर अपना बल दिखाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा है अमेरिका जो अभी एग्जिस्टिंग डिक्लाइनिंग कह सकते हैं लेकिन सुपर पावर ही है। तो ये जो आगे की तरफ बढ़ने के लिए ये दोनों के बीच में टक्कर जरूर दिखेगा, लगेगा एक आम आदमी को, लेकिन मेरे विचार के मुताबिक ये न्यूक्लियर वॉर कभी नहीं होगा, संभव नहीं है। ये सिर्फ बातों को सीज फायर हासिल करने की ये एक रास्ता है, रोड मैप है। बैक टू गौरव। बिल्कुल, तो ये केवल एक सीज फायर को हासिल करने का, या कह सकते हैं नेगोशिएशन की टेबल पर अपने आप को ज्यादा मजबूत करने का एक तरीका है। लेकिन हम ट्रंप की बात कर रहे थे, उनसे जुड़ी देखिए एक बड़ी खबर आ गई है। ट्रंप की सुरक्षा में नए तकनीक का इस्तेमाल, ट्रंप की सुरक्षा में लगे हैं एंटी ड्रोन जैमर। ट्रंप के काफिले में शामिल कारों में जैमर लगाए गए हैं। ड्रोन हमले से बचने के लिए इन जैमर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे भी जैसा कि अभी सर कह रहे थे जनरल सुधाकर कि सुपर पावर है अमेरिका, अब उसका राष्ट्रपति होगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी सिक्योरिटी तो अनमैचेबल होगी, और नए नए तरीके जिस तरह से आ रहे हैं खतरे के, उसी तरह से नए नए तरीके सुरक्षा के अपनाए जा रहे हैं। ड्रोन हाल फिलहाल में इस वॉर के बाद, या कह सकते हैं जो एक वॉर हुई थी हमारे अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच, उसके बाद से ड्रोन बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं किसी भी देश के लिए। यूक्रेन किस तरह से रूस को नुकसान पहुंचा रहा है हम सब देख रहे हैं, और इसीलिए अब ट्रंप की सुरक्षा में या उनकी जो फ्लीट है जिनकी, उसमें अब एंटी ड्रोन जैमर शामिल किए गए।
एक और बड़ी खबर है, व्हाइट हाउस से हटाया जा रहा है बाइडेन का सामान। व्हाइट हाउस खाली कर रहे हैं जो बाइडेन। कल ट्रंप की ताजपोशी है, उससे पहले आज खबर यह है कि बाइडेन का सामान आप देखिए कैसे वहां से खाली किया जा रहा है। डेलावेयर शिफ्ट हो सकते हैं जो बाइडेन, जो कि उनका होम टाउन है। ट्रंप की ताजपोशी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। परिवार के साथ वॉशिंगटन डीसी पहुंचे ट्रंप। शपथ समारोह से पहले खास रिसेप्शन में पहुंचे ट्रंप। कैपिटल हिल्स के रोटुंडा हॉल में कल शपथ ग्रहण समारोह है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे ट्रंप। तो ये देखिए, ये हम आपको वही दिखा रहे हैं कैपिटल हिल में जो शपथ ग्रहण से पहले एक वहां पर समारोह रखा गया ट्रंप की ताजपोशी से पहले, और उसके बाद जो आतिशबाजी की गई उसका हम आपको ये नज़ारा दिखाते हुए। अमेरिका में ट्रंप की एक बार फिर से वापसी हो रही है। पूरी दुनिया में इसको लेकर हलचल है। लोग अटकलें लगा रहे हैं, लोग सोच रहे हैं ट्रंप क्या करेंगे। ट्रंप ने अपनी कैबिनेट का ऐलान पहले ही कर दिया है। कई सारे ऐसे नाम हैं जो लोगों को चौंकाते भी हैं, और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रंप जो ये वॉर चल रही दुनिया में उसके प्रति क्या रुख अपनाते हैं, सब ये जानना चाहते हैं। ट्रंप की ताजपोशी का जश्न शुरू कैसे, देखिए। पूरे परिवार के साथ वॉशिंगटन डीसी पहुंचे ट्रंप। शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप के लिए एक विशेष रिसेप्शन रखा गया। कैपिटल हिल्स के रोटुंडा हॉल में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भीषण ठंड की वजह से संसद के भीतर शपथ ग्रहण समारोह हुआ। 600 मेहमानों को शपथ समारोह में आमंत्रित किया गया। पहले करीब 2.5 लाख लोग शपथ समारोह में शामिल होने वाले थे, लेकिन क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और इसलिए इंडोर ये होना है स्वेरिंग सेरेमनी, इसलिए अब गेस्ट्स की लिस्ट कम की गई है। 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे ट्रंप। कमोडोर बैल, ट्रंप अपने आप में एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में आप जितना बोलिए कम है। उनके ट्रंप के बारे में आप ये कह सकते हैं कि यू कैन लव हिम, यू कैन हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। और अब जब ट्रंप आ रहे हैं, मैं इस वॉर के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछता हूं, ट्रंप से आप क्या उम्मीद रखते हैं? गौरव जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सबसे पहले ट्रंप के लिए अगर एक वर्ड कहा जाए तो अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन अगर आप देखें पिछली बार से लेके इस बार में बहुत फर्क है। चाहे कई कंट्रोवर्शियल नाम है उनकी कैबिनेट के अंदर या उनके जो भी टीम है उसके अंदर, लेकिन साथ साथ में देखें तो इस बार वो बहुत मेथोडिकल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपनी विजिट जो चाइना की पहले 100 दिन के अंदर की है, ये बहुत ही एक अहम दृष्टि है उनकी, विजन है उनका, जो आगे जाके वो चाहते हैं कि कैसे वो चाइना के साथ अपने रिलेशंस बेहतर करते हुए साथ साथ में अपनी इकोनॉमी अमेरिका फर्स्ट, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन को भी आगे बढ़ा सके। साथ साथ में दोनों युद्ध जो हो रहे हैं, जहां तक मेरी अपनी अप्रिसिएशन है, अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स की भी बात करते हैं तो जो 200 किलो टन के B-61-12 न्यूक्लियर वेपन्स अभी डिप्लॉय हो रहे हैं, उनका नंबर टोटल 150 से 200 के बीच में है। लेकिन ये सारे न्यूक्लियर वेपन्स जो डिप्लॉय हो रहे हैं, ये डिटरेंस है, ये एक स्ट्रेटेजिक डिटरेंस है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल हुए थे, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, उसकी टोटल इम्पैक्ट या मारक क्षमता थी 15 किलो टन से लेके 20 किलो टन, यानी कि उससे 10 गुना से 12 गुना ज्यादा क्षमता करने वाले ये बॉम्ब हैं। और अगर इनका इस्तेमाल होता तो एक पूरी की पूरी सिटी तबाह हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये होने वाला नहीं है। ये शांति प्रक्रिया जो शुरू की गई है, जिसमें ट्रंप ने भी क्रेडिट लेने की कोशिश की है मिडिल ईस्ट। सर, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रेडिक्टेबल तो ट्रंप आज भी हैं सर, चाहे वो जितने भी मैच्योर हो जाएं, उनसे आप जो उम्मीद करते हैं वो उससे कुछ ना कुछ अलग कर जाते हैं। अब वॉर के कॉन्टेक्स्ट में कोई पॉजिटिव अनप्रेडिक्टेबिलिटी आती है उनकी तरफ से, ये देखना होगा। मैं एक बड़ी खबर लेता हूं यहां पर। वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। हजारों ट्रंप विरोधी सड़क पर उतर आए और उन्होंने ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किए। इमिग्रेशन को लेकर ट्रंप के बयानों का विरोध किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और महिला अधिकार भी प्रदर्शन का मुद्दा है। तो ट्रंप अभी आए नहीं है, लेकिन उनके चाहने वाले आप कह सकते हैं, जो उनको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो इस वक्त देखिए सड़क पर आ चुके हैं। और उनके कई बयानों को लेकर, उनकी पॉलिसीज को लेकर ट्रंप का विरोध अभी से शुरू हो गया है। मतलब ट्रंप के लिए ये दूसरी पारी भी बहुत आसान तो नहीं है, कांटों भरा ताज है। और जब इस तरह का विरोध प्रदर्शन पहले ही शुरू हो जाए तो आप समझिए ट्रंप क्या शख्सियत है।